स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, समवायी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री धनंजय सिंह, समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में देविका रानी मैडम उपस्थित है, जो आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा रॉय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा मैडम उपस्थित है, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं अपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम श्रद्धावनत हैं। संस्थान का एक उद्देश्य है, एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी मोटो को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, वो
जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलेगी और पीड़ित मानवता को उसका लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में देविका रानी मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो आज बीएचबी के चैप्टर 7 जो मानव शरीर विज्ञान हमारी किताब है उसके चैप्टर 7 रेस्पिरेटरी सिस्टम पर चर्चा करेंगी। तो उनका स्वागत है और मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। देविका मैम। थैंक यू सर। मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप प्लीज बता दीजिएगा कि आपको पीपीटी दिख रहा है कि नहीं। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। दिख रहा है ये? नमस्कार। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। पीपीटी दिखनी शुरू हो गई? ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। अब आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना सिस्टम जो है वो म्यूट कर लीजिए ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस मैम, आ रही है साफ। ओके ओके, थैंक यू। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं उनको खाली न्यूट्रिशन ही नहीं, ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है एनर्जी के लिए, काम करने के लिए। और हम लोग को फिट रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। और जो हमारे जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे और सब गैसेस हैं जो हमें निकालनी है सिस्टम से, उसमें भी हेल्प करता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। पर ये काम कैसे करता है, ये क्या है, उसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, और उससे भी पहले रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है जो लंग्स में आया है वो ब्लड के थ्रू आपके टिश्यूज और फिर अल्टीमेटली सेल्स में पहुंचता है। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यूज में एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से जो फॉर्म होता है वो ब्लड से लेकर लंग्स में जाता है ताकि वो बाहर निकल सके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये काम करता है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी सेल्स को उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। और जो उस एक्टिविटी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका प्रोडक्ट, वो उसको निकालने में हेल्प करता है। अब जो हमारे ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो दो पार्ट में डिवाइड हैं। एक आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया एंड आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके आ गए नेजल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, लैरिंग्स, जो आपके वोकल कॉर्ड के अबव है वो पार्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फिर लैरिंग्स जो आपके वोकल कॉर्ड से बिलो होता है वो पार्ट आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आना शुरू होगा। ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आपका लंग्स, टू पेयर ऑफ लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब शुरू करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नेजल कैविटी से। अब जो है ये नेजल कैविटी आपके नोज से शुरू होकर के जाती है टू द विंड पाइप जिससे एयर आ जा सकती है। और ये टेम्परेचर को भी जो आती है हवा उसका भी कंडीशनिंग करता है। तो अगर आप देखें कि जो आप हवा लेते हैं और जो हवा आपके बॉडी से बाहर निकलती है उसमें थोड़ा फर्क होता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, थोड़ा वार्म होता है वो एयर। तो उस टेम्परेचर को कंडीशन करने में ये हेल्प करता है। आपका एयर फ्लो स्पीड जो आपके अंदर हवा आ जा रही है उसको मेंटेन करता है। आपके जो
आ रही है डस्ट वगैरह, ये माइनर पैथोजन या ये सब है जो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो उन्हें वहीं पे रोक देता है अंदर जाने से। आपकी नेजल कैविटी में ही एक तरीके का फिल्टर की तरह काम करता है, जो आपके छोटे छोटे हेयर है, हल्का सा म्यूकस वगैरह, ये सब इस सब का काम करते हैं। और आपके इधर आपकी नेजल कैविटी में आपको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, राइट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी हो। फिर आपका फेरिंग्स आता है, ये पैसेज आपका जैसे ही नेजल कैविटी से आगे जो नेक्स्ट है वो पैसेज वे ऑफ एयर जो आपके विंड पाइप में की तरफ लीड होता है, वो है फेरिंग्स। उसके बाद आता है आपका लैरिंग्स जो मिडवे में है। इसमें स्पीच बॉक्स या वोकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं वो भी लोकेटेड है। एंड ये एक तरीके का वॉच डॉग भी है, मतलब अगर कुछ आपका चीज जैसे पानी वगैरह घुस गया विंड पाइप की तरफ, तो कफ रिफ्लेक्स ये करता है ताकि वो पानी या छोटा सा खाने का दाना या कुछ जो कुछ भी घुसा है वो खांसी के थ्रू बाहर निकल आए। तो एक तरीके से वो प्रोटेक्ट भी करता है कि जो अनवांटेड कोई पानी या खाना या कुछ है वो अंदर ना चला जाए आपके विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में। फिर आपका आता है ट्रेकिया जो विंड पाइप है, वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स को ब्रोंकाई जो वो दो ब्रोंकाई में ब्रांच आउट हो जाते हैं आपका जो विंड पाइप है, जिसमें एयर आगे पास ऑन होती है। फिर ये ब्रोंकाई जैसे मैंने बताया पैसेज वे है दैट कनेक्ट आपके विंड पाइप को लंग्स से कनेक्ट करते हैं। एंड आपके दो मेन ब्रोंकाई हैं जो राइट और लेफ्ट लंग की तरफ जाते हैं। और फर्दर वो और भी स्मॉलर ट्यूब्स में जैसे जैसे पेड़ के ब्रांचेस नहीं होते वैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं वो। जब वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। एंड आपका मेन जो है पार्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है लंग्स, वो 2 नंबर के होते हैं, राइट लंग लेफ्ट लंग। अब आपका राइट लंग जो है 3 लोब्स 3 डिविजन टाइप उसमें होते हैं, और लेफ्ट लंग हैज ओनली 2 लोब्स। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा रूम बनाना है, थोड़ा स्पेस देना है हार्ट के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका एल्वियोलस, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये एक बलून टाइप स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है सिंगल फ्लैट सेल एपिथेलियम से, और इनमें जो है कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है जो जाता है, जिसके थ्रू ब्लड का आपका सप्लाई प्रॉपर एक्सचेंज के लिए आता है। तो जो गैस एक्सचेंज है वहीं पे होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सचेंज होता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए होता है, ऑक्सीजन देन आपके बॉडी में जाता है। अब आपके जो एल्विलाई हैं ये 2 तरीके के सेल से बने हुए हैं, इनके अलग फंक्शंस होते हैं। टाइप 1 जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के। टाइप 2 के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो एक फ्लूइड बनाते हैं जो अल्वेओलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो टाइप 1 सेल्स को रिपेयर के लिए डैमेज कोई भी डैमेज हो, इंजरी हो, कुछ है उसके रिपेयर करने के लिए टाइप 1 सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए आपका पूरा सिस्टम है, नेजल कैविटी से शुरू होकर फिर आपका फेरिंग्स लैरिंग्स, फिर ये आपका विंड पाइप हो गया, ये ब्रोंक्यूल्स में हो गया, ये आपका विंड पाइप हुआ, ये जो है ब्रोंकाई हो गया, उसके बाद छोटे छोटे उसमें आपके ब्रोंक्यूल्स में चले गए। और ब्रोंक्यूल जो है ये टर्मिनल मतलब एंड पार्ट हो गया ब्रोंक्यूल का, उसमें अल्वेओलाई आ गए, और ये इसमें कैपिलरीज है एक्सचेंज के लिए। 2 लंग्स हमने बताया था, तो ये क्लोजर लुक है ताकि आपको समझ में आए।
अब हमारे लंग्स के फंक्शंस क्या है, आपको दिख गया है सबको कि एक सेकेंड के लिए और इमेज दिखा दूं मैं, कि आगे बढ़ सकते हैं हम? दिखा है मैम, दिखा था। हाँ, देखा है मैं लेकिन आगे बढ़े फिर नहीं, मैम थोड़ा सा दिखा दीजिए। दिखा दूं ना? हाँ, मेरे को लगा थोड़ा जल्दी, एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और देवका मैम थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर आइए तो फिर आपको और दिखेगी बढ़िया से। थोड़ा सा नीचे, वो कैमरा थोड़ा सा नीचे। ये थोड़ा सा देखिए आप गुड, अब थोड़ा ठीक था, अभी बीच में ठीक हो गया था। ये ना थोड़ा सा शायद टिल्टेड है, कोई बात नहीं, इशू है शायद। हाँ, बस ठीक है। ये एक बार देख लीजिए, आप पूरा आपका ये सिस्टम है। मैम एक बार ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियाई और अल्वेलाई के बारे में एक बार सीक्वेंस से बता दीजिए ना। आपके जो, अगर आप ये देखें यहाँ से, आपका वो लैरिंग्स है, उसके बाद आपका विंड पाइप हुआ, ये पूरा पैसेज वे है जिसमें हवा आ रही है और जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे विंड पाइप हुआ, वो ब्रांच आउट हो गए 2 ब्रोंकाई में, ठीक है। और वही ब्रोंकाई और छोटे 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 जैसे पेड़ के तने नहीं होते हैं, ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें और डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखिए, ये जो एंड में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पेड़ के तने जैसे हो गए, अब एंड कहाँ हो रहा है ये, अब एंड ये ऐसे हो रहा है, कि जैसे आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं वैसा है ये। तो अब ये यहाँ पे आया, यहाँ एंड हुआ एल्वियोलाई में, जो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इधर कैपिलरीज आ रही हैं, ब्लड कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट हमारे ब्लड वेसल्स हैं अगर आपको याद हो तो, जिससे आपका इम्प्योर ब्लड हो रहा है एक्सचेंज, वो होने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए, और प्योर ब्लड ऑक्सीजन से भरा आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। तो ये थैंक पूरा यू मैम। यहाँ पे हो रहा है। अब आपको समझ में आया इधर? यस मैम, थैंक यू। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हमने बोले है ना, ये एक तरीके से अंगूर के गुच्छे की तरह भी दिख रहे हैं अगर आप देखें तो, ठीक है। जी अब आगे बढ़े, यस, हाँ आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू। अब जो हमारे लंग्स का फंक्शन है, उसमें मेन तो पल्मोनरी फंक्शन है, ये तो सबसे मेन फंक्शन है, उसके अलावा भी थोड़े से फंक्शन है, वो हम अभी पढ़ते हैं। तो हर मिनट जो है आपका 5 लीटर ब्लड आता है लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होता है ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये डिफ्यूजन मेथड से होता है। ये तो मेन फंक्शन हो गया, सबसे मेन। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी हैं, जैसे ये pH ऑफ ब्लड मेंटेन करता है, क्योंकि ये 330 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे रिलीज करता है। अगर वो नहीं हुआ तो आपका ब्लड फिर पॉइजनस हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से ये pH ऑफ ब्लड भी मेंटेन करता है। ये ब्लड का टेम्परेचर भी हेल्प करता है मेंटेन करने में, क्योंकि बॉडी जो है आपकी, जो एक्सेस हीट है, हीट ज्यादा हो जाएगी तो होम्योस्टेसिस बिगड़ेगा बॉडी का। तो एक्सेलेशन के थ्रू जो है वो जो एक्सेस हीट है उसको निकालता है। कैसे? जो एयर लंग्स में एंटर होता है, इट्स बॉर्न बाय बॉडी हीट एंड देन एक्सेल्ड। और उसके साथ साथ जो आपका एक तरीके का वेपराइज्ड जो है एयर, वो भी निकलता है, और बाकी जो है वो स्वेट ग्लैंड से बॉडी के थ्रू निकल जाता है। और उससे आपकी वाटर जो है क्वांटिटी बॉडी की, वो भी मेंटेन होती है। तो अगर आप देखें तो आपकी हीट भी एक्सेस हो रही है, और वाटर वेपर के थ्रू आपका जो है एक्सेस वाटर भी निकल रहा है बाहर। तो 600 to 800 milliliter of water is lost from lungs as water vapor is जो बाहर निकलता है, एक्सपायर्ड एयर मतलब जो बाहर निकलता है आपका। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दो,
बट अब आपका ये इस तरीके से देखिए, पीएच भी मेंटेन कर रहा है आपका, जो है लंग्स, फिर आपका जो है टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है, ब्लड का क्वांटिटी ऑफ वाटर भी मेंटेन कर रहा है, और फिर कुछ जो अल्कोहल और एसीटोन जैसे कुछ ये है उनको भी पार्टली ये हेल्प करता है। गैसेस एंड वॉलेटाइल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है इस फॉर्म में, ये जैसे इथेनॉल है, एसीटोन है, आइसोप्रोपेनॉल है, ये एलिमिनेट होते हैं पल्मोनरी एक्सपायरेशन से। फिर सेक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट, तो जब बर्थ होता है बच्चे का उस टाइम तो लंग्स कोलैप्स रहते हैं, फिर उस टाइम एटमॉस्फेरिक एयर जब एंटर होता है एल्वियोलाई में फोर्सफुली, तो बेबी को बहुत पेन होता है, वो रोने लग जाता है। अगर उस टाइम पे सर्फेक्टेंट नहीं होता तो एल्वियोलाई कोलैप्स रहेंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं रहेगा, मतलब बलून की तरह है, हम तो बोल रहे हैं एल्वियोलाई ना, जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। पर अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा उस टाइम जब बेबी पैदा हुआ है तो एल्वियोलाई तो कोलैप्स रहेंगे, तो कैसे रहेगा फिर? हवा कैसे, आपके एयर का कैसे हो जाएगा, एक्सचेंज कैसे होगा? तो ये सर्फेक्टेंट उसको रिलीज करता है। फिर जो है आपका ये कन्वर्ट करता है प्रोफिब्रिनोलिटिक इन ब्लड टू फिब्रिनोलाइसिन बाय सेक्रीशन ऑफ लंग्स मेम्ब्रेन। ये उस तरीके के आपके एंजाइम्स होते हैं जो अगर ब्लड में किसी तरीके के क्लॉट्स आते हैं बाई चांस किसी भी वजह से इम्प्योर ब्लड में जो आपके वेन्स के थ्रू आते हैं, तो वो उनको डिसॉल्व करता है फिर जो लंग्स में रीच होता है। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, विच हेल्प्स इन वासोकंस्ट्रिक्शन। वासो जब भी हो गया तो ब्लड वेसल्स का होगा, तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगा, जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। फिर सेक्रीशन ऑफ हार्मोन प्रोटाग्लैंडिन विच एक्ट्स एज ब्रोंकियोडाइलेटर, मतलब उसको एक्सपैंड करने में जो है आपका ये जो है हार्मोन आपका हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म तरीका क्या होता है? तो इसमें दो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब इन मतलब अंदर आना, एक्स मतलब एक्सपेल करना। तो इंस्पिरेशन क्या है? इट इज अ कंप्लीटली एक्टिव प्रोसेस जिससे फ्रेश एयर एंटर होती है लंग्स में। आपके इसमें कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डायफ्राम है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें अब हेल्प कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे आगे जाके डायग्राम के थ्रू भी। अब जब हवा अंदर आनी है तो आपको क्या होगा? आपका डायफ्राम जो है, डायफ्राम हमने देखा था लंग्स के डायग्राम में, अगर आपको ध्यान हो तो वो फ्लैट हो जाता है और लोअर हो जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। अब वो फ्लैट होके लोअर हो जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा? हमें हवा आएगी, अच्छी तरह आएगी, फिल होगा लंग्स में, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। फिर आपके जो एक्सटर्नल मसल्स है अराउंड इंटरकॉस्टल मसल्स, वो रिब्स के बीच में होते हैं, वो ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स को पुल करते हैं, और जो आपका स्टर्नम है उसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड करता है। फिर वापस आपका वही है, हवा ज्यादा आए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी को इंक्रीज करके। और ये जो एब्डोमिनल मसल्स है आपके, ये रिलैक्स होते हैं और आपके एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है उनको कंप्रेशन अलाउ करते हैं ताकि हवा अगेन अंदर आए अच्छी तरह से। तो ये पूरा प्रोसेस आपका और अच्छी तरह आपकी हवा आए उसको करने में ये हेल्प करता है। और अब एक्सपिरेशन में क्या होता है? जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल होना है, तो अब ये थोड़ा एक पार्टली पैसिव प्रोसेस है, फुल्ली पैसिव नहीं, पार्टली है। अब ऑटोमेटिकली अब आपका डायफ्राम
मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मेकिंग इट कॉन्वेक्स। अब वॉल्यूम डिक्रीज होना है, हवा बाहर निकलना है, तो अब वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और ये इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिब्स को डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं और इनवर्ड, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द thoracic कैविटी। फिर जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन, ताकि वो अब जो है अब वो अलाउ करेंगे हवा को पुश करने में। तो अब जो है एब्डोमेन को अपने कंटेंट्स को या जो है उसको डायफ्राम की तरफ पुश करेंगे ताकि हवा बाहर निकालने में वो हेल्प करे। तो द इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स आर मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। आप यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये थोड़ा दिखाया है। अब आपका रिब केज मूव्स, आपका जो है ऊपर जाता है एंड आउट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डायफ्राम जो है इधर नीचे की तरफ जा रहा है। आपके एब्डोमेन ये देखिए पूरा नीचे की तरफ ये जा रहे हैं, प्रेशर इन लंग्स है तो हवा ज्यादा आ रही है। इंटरकॉस्टल मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, lifting the rib cage up and out, at the same time the diaphragm contracts and pulls downward। तो ये सारा मतलब ये एक तरीके से अपवर्ड पुश हो रहा है, पूरा वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन आप देख रहे हैं इधर पूरा, इधर, ताकि हवा अच्छी तरह आ सके। और जब हवा बाहर निकालनी है तो ये ऊपर पुश हो रहा है। ये अब देखिए पूरा अब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब ये सब रिलैक्स होने शुरू हो गए, रिब केज भी डाउन मूव हो गया। अब जो है अब इस सब की वजह से प्रेशर लंग में डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ। तो प्रेशर जब लंग में इंक्रीज हुआ तो उस प्रेशर से हवा बाहर निकल गई। तो इंटरकॉस्टल मसल्स आप देखिए रिलैक्स करते हैं, अलाउइंग द रिब केज टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। द डायफ्राम आल्सो मूव्स अपवर्ड। अब ये पहले तो नीचे जा रहा था, अभी ऊपर जा रहा है, रिटर्निंग, रिज्यूमिंग इट्स, ये जो है आपका नॉर्मल डूम जैसा शेप जो है उसको रिज्यूम करने में हो जाता है, इसका नॉर्मल शेप में आ जाएगा। एज लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे प्रेशर बना, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट किया, हवा बाहर निकली। ये आप एक बार देख लीजिए। ये जो है आपका डायफ्राम हो गया, ये मस्त, ये हो गए सारे, ये रिब केज हो गया, ये स्टर्नम बोन्स की हम बात कर रहे थे बीच में हो जाएगा, और ये डायफ्राम होगा, ये बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये एब्डोमिनल आपका हो गया सारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन है, प्लूरा जो होता है, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक मेम्ब्रेन है मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर प्लूरा जिसको हम पैराइटल प्लूरा भी बोलते हैं और इनर प्लूरा, विसरल प्लूरा भी बोला जाता है। ये जो है both layers are covered with mesothelial cells which are specialized pavement like cells found in vital organs। ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो वाइटल आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। लंग भी एक वाइटल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। Located between the parietal and visceral pleura is a space that surrounds the lungs. It is called the pleural cavity। कैविटी मतलब एक तरीके का स्पेस हो गया। This space is significant because it is filled with a small amount of pleural fluid, which functions to keep each pleura जो है इसको ह्यूमिड बनाता है और प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को जब लंग्स मूव करते हैं ब्रीदिंग के टाइम। So when pleural cavity is filled with air, it is known। अब अगर pleural cavity हवा से है नॉर्मल तो वो न्यूमोथोरैक्स के नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज न्यूमोथोरैक्स। अगर वो बाय चांस ब्लड से फिल होता है इट इज नोन एज हीमो, सॉरी ये एच निकल गया, इट्स हीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स।
हीमोथोरैक्स है, and when it is filled with pus it is known as pyothorax. अगर कभी ये पस से भर गया तो ये पायोथोरैक्स हो जाएगा। वन कंप्लीट जो आपका रेस्पिरेशन साइकिल है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को मिला के इज ऑफ 4 सेकेंड, जिसमें रेस्पिरेटरी रेट आपका 15 पर मिनट है। अब इसमें जो आपका 4 सेकेंड में इंस्पिरेटरी फेज इज 1.2 सेकेंड, so the gases exchange takes place only in 1 second. और पर जो उसमें भी जो रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत हाई है, मतलब 0.003 सेकेंड में पूरा जो आपका ब्लड पहुंचता है वो सैचुरेटेड हो जाता है ऑक्सीजन से, मतलब इतना फास्ट होता है। पूरा रेस्पिरेशन में तो आपके 4 सेकेंड है, बट इंस्पिरेटरी फेज 1.2 सेकेंड में हो जा रहा है और गैसेस एक्सचेंज हो रहा है 1 मिनट में। बट 0.003 सेकेंड में पूरा ब्लड जो है फिल हो रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है ऑक्सीजन से, कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है ऑक्सीजन से। अब ये देखिए आपका ये विसरल प्लूरा है, ये पैराइटल प्लूरा है, बीच में प्लूरल कैविटी है, थोड़ा फ्लूइड है आपका, ये आपका प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है विंड पाइप, फिर ये ब्रोंकाई जो है, बड़े बड़े विंड पाइप डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई आपको यहाँ ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, और एंड में आपके हर एक ब्रोंक्यूल के वो होंगे एल्वियोलाई। अब हमारी जो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग है उसको हम समझते हैं। एक जो नॉर्मल हम डे टू डे ब्रीदिंग करते हैं जिसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, उसको हम यूपनिया बोलते हैं। ये एक जो हमारी नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग है, इसमें हमारा अभी हमने देखा थोरैक्स और एब्डोमेन पूरा सपोर्ट देता है, और इसको हम थोरैको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी एब्डोमिनल मसल्स डोंट गिव देयर फुल सपोर्ट इन ब्रीदिंग। ये इस केस में जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स है उनके लिए उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। अब अगर यूपनिया नहीं हो तो और क्या क्या चीजें होती है? हाइपरपीनिया, जिसमें व्हेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों ही रेट और डेप्थ दोनों आर हायर देन नॉर्मल। ये कब हो सकता है? एग्जांपल्स है जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, या दर्द बहुत ज्यादा हो, या आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हो, अचानक से कुछ हो गया, शॉक हुआ, कुछ वैसे हुआ कि इमोशंस फ्लक्चुएट हुए, तो उन केसेस में आपका रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल से हायर हो सकते हैं, तो वो हाइपरपीनिया की सिचुएशन हो गई। फिर टैकीपीनिया होता है व्हेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन नॉर्मल। इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन तो बढ़ गया बट डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल है। ये तब हो सकता है, एक एग्जांपल दिया है, जब बॉडी टेम्परेचर इज हाई और ड्यू टू सडन फास्ट रनिंग, तो इसमें रेट फास्टर हो गया बट डेप्थ उतना ही रहा, तो आपकी हवा तो जा रही है बट रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्टर हो गया। फिर एपनिया, अब अगर देयर इज एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स बिटवीन इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फेज जो है, तो इसमें ये एपनिया की कंडीशन होनी शुरू हो जाएगी। ये एपनिया इज सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब बंद होना ब्रीदिंग। During apnea, there is no movement of muscles of inhalation and the volume of the lungs initially remain unchanged. तो जो हमने पूरा पहले प्रोसेस पढ़ा था वो हो नहीं रहा है। In some diseases of lungs, it becomes abnormal, means the time duration between two respiratory phases and two respiratory act may increase, ज्यादा बढ़ सकता है।
तो ये एपनिया वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब चेनी स्टोक्स ब्रीदिंग, ये भी एक एब्डोमिनल पैटर्न है और ब्रीदिंग का, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिवली डीपर एंड समटाइम्स फास्टर ब्रीदिंग। मतलब आपकी ब्रीदिंग तो डीपर हो गई और समटाइम्स फास्टर भी हो गई, फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल डिक्रीज। मतलब आप देखिए प्रोग्रेसिवली डीपर होती जा रही है एंड समटाइम्स फास्टर ब्रीदिंग, बट फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज दैट रिजल्ट्स इन टेम्पररी स्टॉप इन ब्रीदिंग। तो इसमें ये सिचुएशन हो रहा है। इन इट hyperpenia and apnea conditions occur in cyclic pattern, for example in the patients of cardiac failure। तो मतलब आपकी दोनों कंडीशंस हो रही हैं इसमें साइक्लिकल पैटर्न में। मतलब आप देख रहे हैं पहले हाइपरपीनिया हो रहा है, फिर एपनिया हो रहा है। तो ये कार्डियक एक एग्जांपल दिया है, ये कार्डियक फेलियर फॉर एग्जांपल के केस में हो सकता है ये। फिर हमारे जो ब्रीदिंग साउंड्स हैं, तो जब आप किसी भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से आपके चेस्ट को चेक करते हैं, आपकी ब्रीदिंग को चेक करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग साउंड से उनको पता चलता है आपका कंडीशन ऑफ लंग्स। तो ब्रेथ साउंड्स आर, जो आवाजें हैं, नॉइजेस हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, वो जनरेट होते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। The noise at trachea, which we may hear with stethoscope, is known as bronchial or tubular sound. This sound at chest or back of lungs area is an indication of open bronchi, ruptured bronchi, मतलब आपकी कंडीशन को बता रहा है। और लंग पैरेंचाइमा, एट्रोफाइड, मतलब आपकी क्या क्या कंडीशन है लंग्स की, ठीक है कि नहीं है, कि ओपन है, रप्चर्ड है, कुछ और प्रॉब्लम है, ये साउंड से आपको पता चल रहा है। आपका इसमें वेसिकुलर साउंड है, वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स आर सॉफ्ट साउंड, बिल्कुल, और बिल्कुल लो पिच होती है उनकी, विद अ रस्टलिंग क्वालिटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड आर इवन सॉफ्टर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ये डिफरेंस, इस तरीके की साउंड और ये डिफरेंस करके डॉक्टर बता सकते हैं कि ये वेसिकुलर साउंड है। These are the most common breath sounds normally heard over most of the lung surface. This sound generates due to the filling of air in alveolus through a tube. अब raunchy है, raunchy are continuous low-pitched rattling lung sounds that often resemble snoring, मतलब snoring की तरह। Obstruction of secretion and larger airways are frequent causes of rhonchi, मतलब किसी भी तरह की का ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन हो आपके लार्जर एयरवेज यानी आपके विंडपाइप, ब्रोंकाई वगैरह में, तो अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो उसके फ्रीक्वेंट कॉजेज है rhonchi के। This they can be heard in patients with chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, chronic bronchitis, etc. जिनकी ये कंडीशंस है उनमें ये आवाज आती है। अब एक रेपिटेशंस, these are clicking, rattling और crackling noises, जैसे कि आप कभी जैसे सूखे पत्तों में चल रहे हैं वैसी आवाज, ये जनरेट होता है when lumen of alveoli is filled with fluid। फॉर एग्जांपल जैसे आपके ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया की कंडीशन में पैचेस हो जाते हैं, फ्लूइड फिल हुआ होता है, तो ऐसी आवाज आती है। अब आपकी हम पढ़ते हैं वेंटिलेटरी बाउंड्रीज ऑफ लंग्स। अब ये इनमें दो चीजें चेक करते हैं लंग हेल्थ के लिए। टाइडल वॉल्यूम है, इट इज द लंग वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर displaced between normal inhalation and exhalation when extra effort is not applied। मतलब कितना एयर आपका अंदर डिस्प्लेस हो रहा है नॉर्मल, आपके नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में, जब कोई किसी तरीके के आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट जैसे रनिंग नहीं कर रहे, फास्ट वॉकिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल अपना कर रहे हैं उसमें।
It is the volume of gas inhaled and exhaled with each breath, in simple terms. In a healthy young human adult, tidal volume is approximately 500 ml per inspiration or 700 ml per kg of body mass. अब vital capacity है, it is the efficiency of lung tissues and thoracic cage jointly. This is the maximum capacity with effort of lungs to accumulate air. Its normal value in males is 4 to 6 liters. By measuring this, we can calculate the reduced efficiency of lungs and different types of lungs problem. मतलब कितना आप accumulate air कर सकते हो, अगर उसमें धीरे धीरे आपका डिफरेंस है या कम होता जा रहा है, तो मतलब आप देख सकते हो कि आपकी लंग्स की एफिशिएंसी कम होती जा रही है। अब जो हमारे एथलीट्स और स्विमर्स है, उनके हाई टाइडल वॉल्यूम होता है एंड वाइटल कैपेसिटी, बट इन प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो लोअर होता है, दोनों ही आपके। अब जो हमारा रेस्पिरेशन जो रेगुलेट होता है, उसमें आपका ब्रेन का भी रोल है। A special center in the medulla region of the brain is primarily responsible for regulating respiratory rhythm. This is the respiratory rhythm center. तो रेस्पिरेटरी एक्ट नॉर्मली तो एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, बट हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स कर सकते हैं ना, कभी कभी थोड़ा हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक पाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। It means the respiratory center, which is located in medulla, may also be controlled by cerebrum. In the involuntary way, the respiration is governed by pontomedullary centers, जो आपके brain में है। Mainly, the inspiratory center works as pacemaker for the respiratory act. जैसे हार्ट में था पेसमेकर, अब इंस्पिरेटरी सेंटर जो है आपके रेस्पिरेशन के लिए एक पेसमेकर की तरह काम कर रहा है। इंस्पिरेटरी फेज एक एक्टिव फेज है। So to start it, to evoke it, inspiratory center generates an impulse which helps in the contraction of inspiratory muscles, and then lungs allow the atmospheric air to fill in. तो इसके इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो सारा हमारा इंस्पिरेशन का वो प्रोसेस शुरू होता है, इंस्पिरेटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स वगैरह सारा। Cellular lining of lungs has stretch receptors which give information to apneustic center located in lower pons and expiratory center through vagus nerve. एक nerve होता है हमारा, एक type of nerve about the ballooning of alveoli. अब apneustic center orders inspiratory, जब ballooning हो गया तो it orders inspiratory center to stop the work and expiratory center to start the phenomena of expiration, and this is how expiratory phase begins. Next impulse of inspiratory phase stops expiratory phase. जब expiratory हो गया तो next impulse जब आया inspiratory phase का, तो वो expiratory phase को stop कर देगा। यहाँ पे देखिए, ये है आपका ब्रेन है, हो गया, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया, एप्नियोस्टिक सेंटर हो गया, पॉन्स, मेडुला, सेरेब्रम, ये सारा आपका गवर्न कर रहे हैं रेस्पिरेशन को ब्रेन के थ्रू। ब्रेन का कंट्रोल कहीं नहीं गया, ब्रेन तो आपका ये सब चीजें देखेगा ही देखेगा नर्व्स के थ्रू, प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। अब हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हम पढ़ते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम अपना थोड़ा बहुत तो रेस्पिरेशन कंट्रोल कर सकते हैं ना, सांस रोक के रख सकते हैं। तो वॉलंटरी रेस्पिरेशन क्या है, वो स्टॉप हो सकता है एट एनी फेज फॉर सम टाइम ओनली, but a time will come when the person will be forced to inspire in or expire out. This is known as breaking point. मतलब हम काफी देर तक ना सांस लेना कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और सांस छोड़ना भी ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक पॉइंट आएगा जो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, इससे ज्यादा सांस नहीं ली जा सकती, इससे ज्यादा सांस छोड़ी नहीं जा सकती।
तो ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग साइकिल बिकॉज इट इज हाईली पोटेंट टू स्टिमुलेट मेडुलरी सेंटर्स। The normal value of carbon dioxide in inspiratory air is 0.04 ml per 100 ml of air. If it is higher than normal, then the following will happen. अभी हमने वो मेडुलरी सेंटर्स का पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कंट्रोल होता है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इंस्पिरेटरी मतलब थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड आपका इनहेलेशन के टाइम भी होता है, वो 0.04 ml per 100 ml ऑफ एयर है। अगर इससे ज्यादा हायर हुआ, the following will happen: toxicity of carbon dioxide. If the rate of respiration will increase if the air has 1.5% of carbon dioxide, पर इसमें पर्सन को ज्यादा पता नहीं चलेगा। अब पर्सन तब स्टार्ट करेगा नोटिस करना जब उसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी अप टू 4% एंड द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बोथ विल इंक्रीज, दोनों ही बढ़ जाएंगे 4%। ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा की कंडीशन बता रहे हैं हम। The person will feel pain in breathing if the percentage will increase up to 10%. It is known as dyspnea. At 15%, the skeletal muscles है आपके वो rigid होने शुरू हो जाएंगे and will show tetanus-like condition, मतलब shaking होने शुरू हो जाएगी। अब cellular necrosis will start if the person will breathe in 20% of carbon dioxide in air for 10 to 15 minutes. मतलब इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 10 से 15 मिनट आपको सेल्यूलर ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। पर्सन विल फील ड्राउजी, मतलब the mucous membrane will become bluish in color and if not treated in 5 minutes the person may die. तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है बॉडी में, अगर जैसे ज्यादा परसेंटेज, तो ये सब कंडीशंस होनी आपकी शुरू हो जाती है। अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, ऑक्सीजन से भी टॉक्सिसिटी होती है अगर ज्यादा वॉल्यूम में बढ़ जाए तो। The normal value of oxygen in atmospheric air is 19 to 20%. The person will feel energetic if it is increased up to 30%. यहाँ तक तो energetic feel करेगा। But the person will become restless after 3 to 4 hours of breathing in 60% of oxygen in air. He will feel nasal congestion and burning after 12 hours. He will be unable to find out what is wrong. मतलब क्या हो रहा है उसको समझ में आना बंद हो जाएगा। और अगले 24 घंटों में सिम्टम्स ऑफ निमोनिया विल अपीयर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सेरेब्रल इस्चीमिया विल इंक्रीज। तो अब आप देखिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो हुआ वो भी आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जब बहुत ज्यादा मतलब 60% से ऊपर आपका हो गया तो वो भी आपके बॉडी को इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपके एयर में जो है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिचुएशन तो फिर भी कम होगी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की सिचुएशन तो हो सकती है। तो देन उनकी टॉक्सिसिटी से ये इश्यूज आपके होंगे। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था डिफ्यूजन मेथड से होता है लंग्स में। अब जो डिफ्यूजन है इट्स अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी और एफर्ट बाय द बॉडी between the alveoli and the capillaries in the lungs. ऑटोमेटिक बहुत स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बट आल्सो ऑन द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज। मतलब कितना थिक है आपके मेम्ब्रेन्स। The transport of gases depends on two qualities जो आपके हैं, it should be water soluble and there should be some carrier for its transportation in blood. जो gases है तब जो transport हो रहा है उनका। Oxygen is soluble in water and it is transported in blood by hemoglobin present in erythrocytes. ये carbon dioxide is also soluble in water, carbonic acid
form में, but mainly they are transported in the form of bicarbonate ions and partially through carbamino compounds and hemoglobin. इसके अलावा another gas अमोनिया जो है, जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का वो भी प्रोडक्ट है, dissolves in blood जो वाटर है and reaches the liver. Here it is converted into urea and further excreted to urine. So water soluble and medium दोनों. ये conditions cover हो गए. अब hypoxia. ये condition है when tissues receive inadequate volume of oxygen. मतलब आपको प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितना रिक्वायर्ड है, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी. आपको जितना समझ रहे हैं आप, जितना आपको ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो हाइपोक्सिया की कंडीशंस होंगी. वो 4 तरीके की हैं. हाइपोक्सिया व्हेन ऑक्सीजन इज लेस देन नॉर्मल वैल्यू हवा में. फॉर एग्जाम्पल हाई ऑल्टीट्यूड्स में अगर आप जाते हैं, पहाड़ों में ऊपर फॉर एग्जाम्पल जितना हाई ऊपर आप चले जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन कम है. अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें ब्लॉक हो गया तो मसल्स पैरालाइज भी हो सकते हैं. इस कंडीशंस में और भी आपकी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं. कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और भी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेस हो रहा है. फिर एनीमिक हाइपोक्सिया. If number of erythrocytes or hemoglobin is too less, malnutrition, hemorrhage, carbon monoxide poisoning occurs. मतलब आपका ऑब्वियसली जब एरिथ्रोसाइट या हेमोग्लोबिन है ही नहीं, एनीमिया है, तो हेमरेज की कंडीशंस हो सकती हैं. आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये भी ऐसी कंडीशन होती है. तो अब आपको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है ना, तो अब अगेन आपकी बॉडी उससे सफर करेगी. अब स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया. व्हेन द फ्लो of blood is very low or stagnant, heart is unable to pump out blood if there is any clot, thrombus in pulmonary vessels. जब किसी तरीके का क्लॉट है, कोई भी ब्लॉकेज है, तो ब्लड तो ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है. मतलब अब आपके आर्टरीज में किसी भी तरह की कहीं भी हार्ट से जैसे ब्लड निकल रहा है, वहां पे किसी तरीके की ब्लॉकेज है, कोई क्लॉट है या थ्रोम्बस, मतलब की सिचुएशन आ गई है जहाँ क्लॉट्स फॉर्म होने शुरू हो गए हैं पल्मोनरी वेसल्स में आपके. अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो पहुंचेगा नहीं ठीक से बॉडी में, फिर ये स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की सिचुएशन हो जाएगी. और एक लास्ट है आपका हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. If cells of body are unable to use oxygen of blood due to poison, for example cyanide poisoning. अब यहाँ पे सेल्स ही नहीं यूज कर पा रहे हैं ब्लड के ऑक्सीजन को. फॉर एग्जाम्पल साइनाइड हो गया, आप किसी ने किसी वजह से साइनाइड कंज्यूम कर लिया, एक एग्जाम्पल है. मतलब आपका जो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जा रहा है वो ब्लॉक हो गया, वो सेल्स नहीं ले पा रहे हैं, तो सेल्स क्या करेंगे, डाई होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे. तो ये हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की सिचुएशन हो जाएगी. अब इसका क्या इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पे जब हाइपोक्सिया की कंडीशंस हो, तो उसका क्या सिचुएशन होगा. और नर्वस सिस्टम जब हाइपोक्सिया रैपिड हो और बहुत ज्यादा हो, सिवियर हो, सडन, उसमें क्या होगा, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर. और फिर ऑन रिकवरी पर्सन फील्स दैट ही वाज मतलब नॉक्ड आउट, मतलब जैसे मार दिया किसी ने, इसके वजह से, मतलब किसी डंडे से या तो किसी से भी पीछे से जैसे मार दिया हो, रिकवरी पे उसको वैसा फीलिंग होता है. अगर सडन एंड वो रैपिड एंड सीवियर हो, और अगर ग्रेजुअल हो तो सिम्टम्स लाइक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, सेंस ऑफ वेलबीइंग में फर्क पड़ेगा. आपके डिप्रेशन, एपेथेटिक लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, visual and auditory impairment, unable to opt for safety measures.
ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। मतलब आपके ठीक से कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा है आपकी। अब देखिए अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जैसी फीलिंग हो रही है, मतलब ठीक से आपको कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा है प्रॉपर, एक फॉगी सी फीलिंग है, डिप्रेशन भी हो सकता है, हो विजुअल एंड ऑडिटरी, मतलब आपकी इम्पेयरमेंट है, ठीक से दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा। फिर कुछ कुछ आपको जरूरत पड़े तो आप कोई सेफ्टी मेजर्स भी ढंग से ले नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से, तो ये आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, रैपिड एंड सिवियर होगा तो हाइपरपीनिया फॉलोड बाय एपनिया में लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर धीरे धीरे, और अगर ग्रेजुअल होगा तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस सो टू मेंटेन पल्मोनरी वेंटिलेशन, तो ब्रीदिंग रेट आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी अगर ग्रेजुअल धीरे धीरे हुआ तो। अब आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इसका असर पड़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, बीपी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होगा, आपके लॉस ऑफ एपेटाइट होना शुरू हो जाएगा, नॉजिया की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एट हाई ऑल्टीट्यूड, इसकी वजह से ये सारी फीलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस पे। अब एक ये जो है ये रेस्पिरेटरी डिसीजेस सम ही है, ये फ्यू है, बट एज अ थेरेपिस्ट आपको इनको और भी डिसीजेस को थोड़ा पढ़ना और समझना चाहिए। ये तो एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए है। तो रेस्पिरेटरी डिसीज और भी बहुत सारे हैं, मतलब नॉलेज तो बहुत है, अभी तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। एक हम शुरू करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी एंड अ वेरिएबल डिग्री ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जब सांस लेनी है ना, अब उसमें ब्लॉकेज है, इन्फ्लेमेशन है, तो हाइपर एक्टिविटी हो गई, airway gets narrow and swollen and are blocked by excess mucus, bronchial asthma पे। फिर emphysema, emphysema is a chronic progressive lung disease caused by damage to the alveoli, मतलब यहाँ तो alveoli में डैमेज हो गया। अब emphysema में air becomes trapped, oxygen levels in the blood decrease and carbon dioxide levels in the blood increase। वो तो हमने पढ़ लिया, उसका क्या नतीजा हो सकता है जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड इंक्रीज होए। फिर bronchitis, it is a condition where the lining of the bronchial tubes becomes irritated and inflamed. The swelling can make it more difficult to breathe and can cause overproduction of mucus. वैसे ही अब जो है आपकी bronchial tubes हैं वो irritated और inflamed है because of any condition, एलर्जी या वेदर या जो कुछ भी है। अब जो है अब वो स्वेलिंग और भी ज्यादा ओवर प्रोडक्शन और म्यूकस वगैरह को वो कर रहा है, इससे डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होनी शुरू हो रही है पर्सन को। निमोनिया में जो है अब या तो एक वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा और अनदर इन्फेक्शियस एजेंट causes the tiny air sacs in the lungs alveoli to fill with fluid or pus। alveoli आपके भर गए या तो फ्लूइड से या पस से, चाहे वो वायरस के थ्रू हो, बैक्टीरिया के थ्रू हो या कोई और इन्फेक्शियस एजेंट हो। When these sacs are filled with fluid, the body's ability to exchange gases is reduced। Obviously फिर तो आपको दिक्कत होनी है ब्रीदिंग में, बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा नहीं। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ। अब ये जो है एज अ थेरेपिस्ट अब आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ के रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या है। भाई अगर आपको इलाज करना है एज अ थेरेपिस्ट, अब आपको बीएचपी सिर्फ इसी हिसाब से नहीं पढ़ रहा कि हम साइंस में पढ़ करके कुछ नॉलेज ले रहे हैं,
अब आपको एज ए थेरेपिस्ट ये भी देखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ते हैं आपके चाइनीज में और आपके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो अब आप धीरे धीरे सोचिए कि अगर आपका कोई प्रोटोकॉल बताया है या कोई पॉइंट बताया है, तो अब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस चीज को किस तरीके से वो ठीक कर रहा है, कैसे वहां पे एनर्जी बैलेंस कर रहा है। जब आपको पार्ट्स नहीं पता होंगे, फंक्शंस नहीं पता होंगे, क्या नहीं पता होगा ये सिस्टम किसके लिए, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं और ये क्या करता है, तो आपको प्रोटोकॉल या पॉइंट भी नहीं समझ में आएगा। तो पॉइंट या प्रोटोकॉल समझने के लिए आपको पूरा एक तो सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, कौन सा पार्ट कहाँ क्या है, उसमें कैसे क्या आप कर सकते हो, तभी आप सोच सकते हो। एंड जितना आपके बीएचपी में भी एक तरीके से ओवरव्यू ही है, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अपने आप भी थोड़ा पढ़ा करिए और पढ़िए ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो। खास करके जब आप कोई पॉइंट या अगर आप कोई टर्म देखते हैं पॉइंट में या फिर प्रोटोकॉल में, आप जरूर अगर और आपको देखा आपने बीएचबी में इसमें आपको समझ नहीं आ रहा, बीएचबी में जाके देखिए, नहीं वहां पर भी नहीं आया, थोड़ा रिसर्च करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है और एक कंट्रोल क्या कर रहा है, कैसे एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, हर एक सिस्टम को, और हम एज ए थेरेपिस्ट उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये सोचना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज से हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो प्लीज बताइए। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। आप लोग पढ़िए इसको खूब, जितना बताया है मैडम ने, देविका मैडम ने, उसके अलावा आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा जितना पढ़ेंगे उतना जो टर्म्स हैं उनको याद रखेंगे कि सारी चीजें इसमें देखिए, बहुत बढ़िया कंसाइज में जो किताब दिया है, किताब में दिया है, और वही जो है उसको पूरा एलिबरेटेड या उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया है देविका मैम ने। तो आप लोग उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए। बात सही है कि हमको इससे सीखना क्या है। हमारा चाइनीज का एक सिस्टम है, आयुर्वेद का एक सिस्टम है, लेकिन ये जो है ये मॉडर्न साइंस है, इसको भी अगर जानेंगे तो हम लोग बीमारियों के सब जो बीमारियां आती है बहुत सी चीजें बताते हैं उसमें, हम उनको अपने टर्म्स में, भाई वहाँ इन्फेक्शन कह रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या वो है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम लोग उसी टर्म्स में सोच लेते हैं, और लंग्स में क्या हो रहा है या किसी पार्ट में क्या हो रहा है, उसके आधार पर हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक की हो चाहे उसके हो चाइनीज हो। तो उसको अपने ट्रांसलेट करना है, लेकिन समझना जरूरी है कि हाँ फंक्शन क्या है। तो जब कब स्ट्रक्चर और फंक्शन उसको समझ लेंगे तो हमको लगेगा कि हम बढ़िया काम करेंगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम लोग 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और अभी ये इसको रिकॉर्डिंग खत्म कर देते हैं। इसके बाद